जिम्मेदार हजरात और दूसरे तमाम मिली जमात के जिम्मेदार हजरात, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पहले बात कर रहे थे और काफ़ी रोशनी डाली है बिल जो आया उसके ऊपर। मैं यहाँ पे इतना ही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि लोगों को लग रहा है कि वक्फ को लेके पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके अपोजिशन पार्टीज बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जेपीसी जो बनी हुई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी हुई है, वो कमेटी बनाने में सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स बहुत मेहनत किए थे। बिल जब लोकसभा में पेश की गई थी, जब इंट्रोड्यूस किया गई थी, उस टाइम पे सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स, कांग्रेस के लीडर ने शुरू की थी, उसके बाद सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स उसका पुरजोर विरोध किए। उसके बाद में मजबूरन सरकार को जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा। जेपीसी में 31 लोग हैं, जिसमें 17 सरकार की तरफ से हैं और 14 सारे अपोजिशन पार्टीज की तरफ से हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब तक के जो 4-5 मीटिंग्स जो हुए हैं, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग डे 1 से प्रेशर बनाए हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम लोगों को पता है ये पूरी बिल जो लाई गई है, ये मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लाई गई है। अगर आप तमाम लोगों को याद है, अगर आप लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, पूरे 1 साल 1.5 साल से लगातार मिस इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा था। उनका हो गया था आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक हो गया था, बाबरी मस्जिद पे जजमेंट ले आए थे वो लोग। अब उनको चाहिए था और एक नया मुद्दा, तो वक्फ को लेके लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उन्होंने वक्फ बिल लेके आया है, अमेंडमेंट बिल लेके आया है 2013 को, बिल को अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन जब जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जेपीसी में विटनेसेस आना शुरू हुए, माइनॉरिटीज अफेयर्स की मिनिस्ट्री जब प्रेजेंटेशन देना शुरू की, जब हम लोग सवाल करना शुरू किए, ना तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के कोई ऑफिशियल के पास कोई जवाब आ रहा था, ना ही सरकार की तरफ से कोई जवाब आ रहा था, ना ही जो जेपीसी में सरकार के तरफ से जो मेंबर्स बने उनके तरफ से जवाब आ रहा था। क्योंकि उनको पता है ये साजिश के तहत ये बिल लाई गई है। उनके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें, आर्टिकल 14 को हम देखें, जिसमें हम लोग को फ्रीडम दिया गया है, आर्टिकल 15 को देखें, आर्टिकल 26 को देखें, उसके बेसिस के ऊपर पूरी बिल की बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब पूरी बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये क्लॉज और सब क्लॉज क्या डिस्कस करेंगे? इतना मिस इंफॉर्मेशन ये लोगों ने फैलाया है। अब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, अब वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे हाथ रख दे और कह देंगे वक्फ का है तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। आप बताइए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा लॉ है, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें कोई भी किसी भी जमीन को जाके कहे कि वक्फ है या मेरी है तो उसकी हो जाएगी? हिंदुस्तान में हर चीज के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, किसी के नाम पे रजिस्टर करने के लिए, हर स्टेट में सेट प्रोसीजर है। उसके बिना कोई भी लैंड किसी के नाम पे रजिस्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन सारे व्हाट्सएप में देखो, इवन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां बैठ के कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो भी जमीन अपनी कहती है वो उनकी हो जाती है। अब जब पूछे ये कहां लिखा गया है 2013 के अमेंडमेंट में, तो उनके पास जवाब नहीं है। ये कहां लिखा गया है इसमें कि कोई भी वक्फ हम बोलेंगे वक्फ है तो ये वक्फ हो जाएगी, तो उनको लिखा, उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं। वक्फ पर यूजर क्यों हटा रहे हैं पूछे तो उनका जवाब नहीं उनके पास। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसा पार्लियामेंट नकार सकता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। अब कह रहे हैं कि अचानक 9 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास आ गए। हम कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी वक्फ बोर्ड के पास या वक्फ काउंसिल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नो वक्फ बोर्ड ओन्स एनी प्रॉपर्टी इन दिस कंट्री। वक्फ एक लोकल कमेटी की है, वो लोकल कमेटी उसको मैनेज करती है, उसके नाम पे वक्फ होता है।
वक्फ बोर्ड इज ओनली ए कस्टोडियन ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज। अब ये कह रहे हैं कि 9 लाख प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में हो गए, 9 लाख प्रॉपर्टीज हो गए, 1 पाकिस्तान के बराबर हो गया, 2.5 दुबई के बराबर हो गया, 2.5 ब्रुनेई के बराबर हो गया, 3 कतर के बराबर हो गया। भाई आप लोगों को यह समझना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। जो कंट्री में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो पॉपुलेशन है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है। जब मौका दिया गया था, जब ऑप्शन था, तो यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं वो मुसलमान अपने चॉइस से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आज माशाल्लाह 30-35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जब इतने मुसलमान रहेंगे तो हमारे मस्जिदें रहेंगे, इतने मुसलमान रहेंगे तो कब्रिस्तान रहेंगे, दरगाहें रहेंगे, ईदगाहें रहेंगे। तो आप कैसे करेंगे इतनी लैंड है? मैं उनसे सवाल किया जेपीसी में, कोई एक हजरत थे बीजेपी के, वो कह रहे थे कि भाई 2.5 ब्रुनेई, 2.5-3 गुना रियाद के बराबर। मैं उनसे पूछा, भाई आप बताइए कि हिंदुस्तान में कितने गांव हैं? हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड गांव 7 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान में गांव है। 80% से ज्यादा गांव में मुसलमान रहते हैं, और जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां पर एक कब्रिस्तान तो रहेगा, एक ईदगाह तो रहेगी, एक मस्जिद तो रहेगी। अब दरगाहें तो बेशुमार पूरे हिंदुस्तान भर में है। मैं बोला मस्जिद का भी छोड़ो, दरगाह का भी छोड़ो, जो भी किसी भी कम्युनिटी का बंदा जब मरता है तो उसके लिए एक स्मशान कब्रिस्तान होगा। एक गांव में 1 एकड़ जमीन तो होगी कब्रिस्तान, एक गांव में एक ईदगाह के लिए 1 एकड़ जमीन तो होगी। तो 1 एकड़ जमीन ईदगाह, 1 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए लें। अगर हम कहेंगे 7.5 लाख गांव में मुसलमान नहीं रहते, सिर्फ 6 लाख गांव में मुसलमान रहते हैं। 1 एकड़ इंटू 6 लाख, 6 लाख एकड़ हो गए। 1 एकड़ इंटू 6 लाख ईदगाह, तो वो 6 लाख हो गए। तो 12 लाख जमीन तो ऐसा, 12 लाख एकड़ जमीन तो ऐसे ही होना चाहिए हमारे पास। आप कह रहे हैं कि 9 लाख है, अब कह रहे हैं 2013 में 3 लाख प्रॉपर्टीज थे, अब जो है 9 लाख हो गए। भाई हिंदुस्तान में वक्फ हमेशा से थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमेशा से थे, वक्फ प्रॉपर्टीज हमेशा रेवेन्यू रिकॉर्ड में था। डिजिटलाइजेशन आप कर रहे हैं, पोर्टल अब बनाए हैं, एंट्रीज अब हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इतने प्रॉपर्टीज है। इतने प्रॉपर्टीज हमेशा से थे। हर दिन लोग डोनेट कर रहे हैं, हर दिन लोग अपने तरफ से जो भी अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाह रहा है वो डोनेट करते जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा वक्फ पे रहा है। लेकिन मैं ये मिस इन्फॉर्मेशन जो लगातार ये फैला है, अब कह रहे हैं कि भाई एक आदमी कह रहा है वहां पे कि किसी के भी खेत में जाके 4 दिन बैठ के कुरान पढ़ लें तो वो वक्फ हो जाती है, वो कोई यूजर हो जाता है। मैं उस पार्लियामेंट मेंबर को बोला, मैं बल्लारी से कर्नाटका से दिल्ली जाता था जेएनयू पढ़ने, ट्रेन में जाता था, कई हजरात ट्रेन में नमाज पढ़ते थे, मैं भी ट्रेन में नमाज पढ़ता था। अब क्या ट्रेन वक्फ में लिखा लें हम? फ्लाइट में भी बैठ के नमाज पढ़ते हैं लोग, फ्लाइट में भी बैठ के नमाज पढ़ते हैं। अब फ्लाइट में नमाज पढ़ते क्या फ्लाइट वक्फ में लिखा लें? मतलब इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप लाए हैं। मैं इसमें क्लॉज बाय क्लॉज जाना नहीं चाहता, सब क्लॉसेस में जाना नहीं चाहता। फैसल रहमानी साहब उसको टच करेंगे, मेरे बाद में बात करेंगे तो टच करेंगे। मैं इतना ही आप लोगों से कहने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये लड़ाई पार्लियामेंट में चलेगी। हमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आइन हमें पूरा प्रोटेक्शन देता है। हमारा मजहब में हम लोग बिलीव कर सकते हैं, हमारा मजहब की हम लोग तबलीग कर सकते हैं, हमारे मजहब को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हर मजहब के आदमी को यह राइट दिया गया है, हर मजहब के आदमी को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने का राइट दिया गया है। अब इसमें कलेक्टर को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, वक्फ बाय यूजर हटा रहे हैं, वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ हटा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें हिंदूज रहेंगे। मैं इसके लिए सिर्फ एक मिनट लेना चाहता हूँ। भाई आप कह रहे हैं कि 2 हिंदूज इसमें रहेंगे, लेकिन एक्चुअली जो है इसमें 50% से ज्यादा हिंदूज आ जाएंगे अगर ये एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हम लोग को एडमिनिस्टर करना है। आप यहाँ पे कह रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदूज रहेंगे, दूसरे कम्युनिटी के लोग रहेंगे। मैं पूछा आप लोगों को हमारे ऊपर शक है क्या? इतना शक की निगाह से आप देखते हैं? भाई आप दूसरे कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो खुद चला सकते हैं, लेकिन हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हम नहीं चला सकते हैं। बिहार में हिंदू रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, एंडोमेंट एक्ट है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, मेरे स्टेट में कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है।
वहां पे एंडोमेंट एक्ट है, वहां पे क्लियरली लिखा गया है कि ओनली ए हिंदू कैन बी ए मेंबर, इवन ए ऑफिसर हु विल बी देयर ऑन द बोर्ड, वो भी हिंदू ही रहेगा। क्लियरली उसमें मेंशन किया गया है, अभी किया गया है। और अंग्रेजों के जमाने में जब एक्ट लाया गया था, हिंदू एंडोमेंट एक्ट, उसमें भी लिखा गया है। बस जब दूसरी कम्युनिटी के लिए, उनके कम्युनिटी के लोग रहना है, तो वक्फ बोर्ड में आप लोग आके क्या करेंगे इसमें? और 12,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम है करके फैलाया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा भाई, 7% वक्फ के इदारे से बोर्ड को जाता है, वो भी पूरा नहीं आता है। वक्फ का इनकम उस वक्फ के प्रॉपर्टी में ही रहता है, किसी बोर्ड को नहीं जाता है, तो 12,000 करोड़ कहां से हो गए? तो इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में ये लोग फैला रहे हैं। हम एक एक वर्ड पे अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के सीईओ साहब कह रहे थे कितने बोर्ड खुला है। हम लोगों ने लड़ के तेलंगाना का वक्फ बोर्ड वहाँ पे आया है, उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड आया है, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले आए हैं, ज़कात फाउंडेशन वाले आए हैं, बहुत सारे लोग आके विटनेसेस दे रहे हैं। अब पूरी तरीके से जो कैंपेन चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कैंपेन का टाइम बढ़ाया जाए और ये अपॉइंटमेंट लेने का भी टाइम बढ़ाया जाए। आप तमाम लोग इसका पुरजोर विरोध कीजिए। उसके साथ साथ में जितने लोग अंदर जाके आप डिपोज कर सकते हैं, विटनेस बन सकते हैं, आप लोग बनिए। ये जेपीसी पूरे हिंदुस्तान भर टूर करेगी, आपके स्टेट्स में भी आएगी। तो आप लोग पहले से ही एप्लीकेशन डाल के वहाँ अंदर जाके रेलेवेंट पोजीशंस पे आप इसका विरोध दर्ज करवाइए। लड़ाई हम लड़ेंगे। फाइनली ये बोलूँगा कि मैं पार्लियामेंट में इसका फैसला होगा कि इसकी जीत होगी, हार होगी, लेकिन खिलाफ में खड़े होना, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। हम प्रोटेस्ट करेंगे। 3 पार्टियां जो एनडीए में हैं, आप अगर प्रेशर बिल्डअप करेंगे, बिहार के 2 पार्टियां हैं, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी, आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। अपने गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल कीजिए, तंजीम के सारे हेड्स मिलकर उनको बात कीजिए। अगर ये 3 पार्टियां अगर बैकआउट करते हैं, इससे सरकार का साथ नहीं देते हैं, तो ये बिल गिर जाएगी। वो सरकार का साथ देंगे तो बिल ये पास होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 3 पार्टियों पे आप अपना प्रेशर बनाए रखिए। बाकी के इंडिया अलायंस को पूरी तरह से हम लोग इकट्ठा रखे हैं। मैं कांग्रेस का सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के नाते कांग्रेस प्रेसिडेंट का एडवाइज़र हूँ। कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस ऑपरेशंस मेरे ही हाथ में है। मैं कांग्रेसमैन और कांग्रेस के एमपी होने के नाते आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, पूरे तरीके से कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इसके खिलाफ खड़े रहेगी और पूरे अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करके खिलाफ खड़े रहने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।